क्लासेस में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 4 प्राणी जगत। है ना? तो प्राणी जगत के इससे पहले हमने वनस्पति जगत के बारे में बात की थी कि भाई शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म के बारे में बात की थी। आज हम प्राणी जगत के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले जो अरस्तु था, ये यूनानी दार्शनिक था, ये अरस्तु। तो अरस्तु ने रक्त के रंग के आधार पर जीवों को दो भागों में विभक्त किया। एक बहुत प्राचीन दार्शनिक भी था, वैज्ञानिक भी था अरस्तु। और कहां का था ये? यूनान का था ये। ठीक है। और कहा जाता है कि ये जो सिकंदर था, जिसने भारत पर आक्रमण किया था, उसका ये क्या था, गुरु भी था ये अरस्तु। तो अरस्तु ने रक्त के रंग के आधार पर जीवों को दो भागों में विभक्त किया था। पहला है एनेइमा। क्या नाम है? एनेइमा। दो वर्ग बनाए इसमें। एक तो एनेइमा, ऐसे जीव जिनमें रक्त नहीं पाया जाता। अब ये बात हो रही है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु ने बताया है कि भाई उसने क्या किया, रक्त के रंग के आधार पर या रक्त के आधार पर जीवों को दो भागों में बांट दिया। पहला है एनेमा, ऐसे जीव जिनमें रक्त पाया ही नहीं जाता, उन्हें उसने एनेमा वर्ग में रखा। जैसे स्पंज और आपके मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा। ठीक है। स्पंज, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा। उसने बताया कि भाई कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या नहीं पाया जाता, रक्त होता ही नहीं है, रक्त पाया ही नहीं जाता। हालांकि इनके अंदर होता है, लेकिन उसका रंग जो है वो लाल नहीं होता। उसने सोचा इनके अंदर रक्त है ही नहीं, इनके अंदर जो रक्त है वो लाल कलर का नहीं होता, तो उसने सोचा इसके अंदर रक्त है नहीं। इसने इनकी अलग कैटेगरी बना दी, इनेमा। ठीक है। दूसरा है इनेमिया। ऐसे जीव जिनमें रक्त का रंग लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। तो इसमें तो इनेमिया में तो रक्त है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और इनेमिया में क्या है, रक्त भी है और उसका कलर भी कैसा है, लाल है। रक्त का रंग लाल होता है। उन्हें इनेमिया वर्ग में रखा गया। अच्छा, इसके भी दो उपभाग बनाए। किसके? इनेमिया के। पहले तो इस वर्ग में उन जीवों को रखा उसने जो कैसे होते हैं, जिनमें रक्त पाया जाता है और उसका कलर भी कैसा है, लाल कलर है। फिर उसने सोचा भाई अभी भी इसमें कुछ आगे इसको हम विभक्त कर सकते हैं, इसका विभाजन कर सकते हैं। तो उसने इसके दो भाग बना दिए। एक है जरायुज। दो भाग कौन से बनाए? जरायुज। और एक भाग बनाया उसने अंडज। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जरायुज कौन से जीव होते हैं? ऐसे जीव जो सीधे बच्चे उत्पन्न करते हैं। बच्चे उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं।
जैसे मनुष्य, है ना, स्तनी, मनुष्य स्तनी हो गए, कुछ उभयचर भी होते हैं वो। तो ये क्या डायरेक्ट क्या है, बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते हैं, ठीक है। और दूसरा आपने बना लिया अंडज। अंडज ऐसे जीव जो सीधे बच्चे उत्पन्न ना करके पहले क्या देते हैं, अंडे देते हैं। अंडे देते हैं, क्या कहलाते हैं, अंडज कहलाते हैं, अंडज कहलाते हैं। जैसे मछलियां, ठीक है, इस और आपके सरीसृप, पक्षी आदि। तो इस प्रकार अरस्तु ने रंग के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा। कितने भागों में, दो भागों में, एक एनेइमा और एक इनेमिया। एनेइमा में उसने ऐसे जीवों को रखा जिनके अंदर रक्त नहीं पाया जाता, हालांकि इनके अंदर रक्त होता है, लेकिन उस समय अरस्तु के अनुसार उसने क्या किया कि इनके अंदर रक्त का रंग लाल नहीं था। उसने सोचा कि इनके अंदर रक्त है ही नहीं, है ना, ब्लड है ही नहीं। तो उसने एक तो रक्त के आधार पर जीवों को दो भागों में, इनेमिया में ऐसे जीवों को रखा जो उसके अनुसार इनमें क्या नहीं पाया जाता, रक्त नहीं पाया जाता, स्पंज, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, उसने इस वर्ग में रखा। दूसरा है इनेमिया, ऐसे जीव जिनमें रक्त पाया जाता है और रक्त का कलर कैसा होता है, लाल कलर होता है। तो उसने इसने इनेमिया वर्ग में रखा और इस इनेमिया वर्ग को उसने दो भागों में बांट दिया, जरायुज और अंडज। ऐसे जीव जो पहले क्या करते हैं, बच्चे उत्पन्न करते हैं, जरायुज कहलाते हैं, मनुष्य, स्तनी, उभयचर। और अंडज में ऐसे जीव जो पहले सीधे क्या करते हैं, बच्चे उत्पन्न ना करके अंडे देते हैं, तो उन्हें अंडज कहा गया। जैसे मछलियां, सरीसृप और आपके क्या है, पक्षी। आगे देखिए, अब है आपके वर्गीकरण के आधार। वर्गीकरण के आधार तो प्राणियों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया गया है ना। प्राणियों का वर्गीकरण है निम्न आधार पर किया गया है। पहला है कोशिका संगठन। कोशिका संगठन, तो कोशिका संगठन के आधार पर, कोशिका संगठन के आधार पर जीवों को कितने, दो भागों में विभक्त किया गया और इन्हें क्या कहते हैं, उपजगत कहा जाता है। उपजगत कहा जाता है। कोशिका संगठन, पहले हम कोशिका की बात करेंगे, यानी पहला आधार क्या है, कोशिका का संगठन। जो हम जीवों का वर्गीकरण कर रहे हैं वो किन किन आधारों पर वर्गीकरण किया गया है उसका। तो पहला है कोशिका संगठन। कोशिका संगठन के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, और इन्हें हम क्या कहते हैं, उपजगत भी कहा जाता है। तो वो कौन कौन से उपजगत है, एक है प्रोटोजोआ, पहला है प्रोटोजोआ। ऐसे जीव जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, एक ही कोशिका पाई जाती है, या आप कह सकते हो जिनका शरीर एक कोशिकीय होता है, जिनका शरीर क्या होता है, एक कोशिकीय होता है, यानी एक ही कोशिका से मिलकर उनका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, तो उन्हें हम क्या प्रोटोजोआ वर्ग में रखते हैं। तो ऐसे जीव जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है
उन्हें प्रोटोजोआ उपजगत में रखा गया है। ठीक, जैसे अमीबा, आपके पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे क्या है? ये सारे क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे एक कोशिकीय जीव है, इसलिए इनको किसमें रख दिया गया है? प्रोटोजोआ में रख दिया गया है। क्यों? क्योंकि प्रोटोजोआ में केवल उन्हीं जीवों को रखा गया है जिनका शरीर सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बनता है, अर्थात एक कोशिकीय होता है। दूसरा है मेटाजोआ। प्रोटोजोआ के बाद में मेटाजोआ। दो वर्गों की बात की थी कि भाई कोशिका के संगठन के आधार पर, कि कोशिका की उपस्थिति के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, जिन्हें उपजगत भी कहते हैं, प्रोटोजोआ, और दूसरा कौन सा है? मेटाजोआ। इस उपजगत में ऐसे जीवों को रखा गया है जिनमें दो से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। दो या दो से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, अर्थात जीव क्या होते हैं? बहुकोशिक। अर्थात जीव बहुकोशिक होते हैं। ठीक है ना? ऐसे जीव या वो जगत जिनमें जीवों के अंदर दो या दो से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है ना, सीधा बात है कि प्रोटोजोआ का मतलब क्या होगा? एक कोशिकीय जीव। मेटाजोआ क्या हो गए? बहुकोशिकीय जीव, है ना? जैसे आपके मनुष्य आदि, ये सब बहुकोशिकीय। स्तनी भी क्या आते हैं? अधिकांश स्तनी है वो मेटाजोआ में आते हैं। ठीक है, तो वर्गीकरण का पहला आधार क्या बनाया गया है? कोशिका संगठन, और कोशिका संगठन के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में जो जीव है एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है, और मेटाजोआ में बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया है। दूसरा आधार बनेगा आपके सममिति के आधार पर। सममिति का मतलब होता है जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है जीवों का, उसके आधार पर, है ना? सममिति बराबर दो भागों के हिसाब से सममिति। तो देखो, सममिति के आधार पर जीवों को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। कितने भागों में? तीन भागों में। किसके आधार पर? सममिति के आधार पर जीवों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, या आप कह सकते हो उनके तीन वर्ग, तीन भाग बनाए जा सकते हैं। पहला है असममिति। असममिति ये विषमता की बात हो रही है यहाँ पर। असमता ए लग गया, इसका मतलब क्या है? विषमता की बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है कि इस वर्ग में ऐसे जीवों को रखा जाता है जिन्हें किसी भी अक्ष से काटने पर दो बराबर भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें असममिति जीव कहते हैं। अभी देखो,
इसका उदाहरण है आपके अमीबा और स्पंज। कैसे? हमने क्या लिखा है कि इस वर्ग में ऐसे जीवों को रखा जाता है जो किसी भी अक्ष से काटने पर बराबर दो भागों में नहीं कटते, है ना। जैसे मान लीजिए कोई, ये मेरे पास में ये पेन है, तो मैं इसको किसी भी अक्ष से काटूंगा, है ना, चाहे ऐसा काटूं चाहे इस प्रकार काटूं, है ना, हॉरिजॉन्टल काटूं या उसको हम अनुप्रस्थ काटूं, तो क्या हो जाएगा, ये दो बराबर भागों में कट जाएगा। लेकिन जो अमीबा होते हैं और स्पंज होते हैं उनकी आकृति इस प्रकार की होती है कि उनको आप दो बराबर भागों में काट नहीं सकते। जैसे अमीबा की आपको पता ही है कि कोई निश्चित आकृति नहीं होती, स्पंज की कोई निश्चित आकृति नहीं होती। ये मान लीजिए कोई अमीबा है, ये इस प्रकार की अमीबा है ना, ये अमीबा है। ये क्या है? अमीबा। अमीबा। तो अब इस अमीबा की कोई आकृति निश्चित है ही नहीं, तो आप यदि आप इसको इस प्रकार बीच में से एक अक्ष से काटना चाहोगे, एक अक्ष से काटना चाहोगे, तो क्या होगा, एक भाग बड़ा रह जाएगा, दूसरा भाग कैसा रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। यदि आप अमीबा को इस प्रकार काटना चाहो इधर से, तब भी ये बराबर भागों में नहीं कटेगा, है ना। तो हमने क्या लिखा कि किसी भी अक्ष से काटा जाए, चाहे मैं यहां से काटूं, चाहे इधर से काटूं, चाहे इधर से काटूं, यानी किसी भी अक्ष से इसको काटेंगे और दो बराबर भाग बनाना चाहेंगे, हम दो बराबर भाग बनाना चाहेंगे, है ना, तो इन जीवों को हम दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते, नहीं काट सकते। चाहे कोई सा भी अक्ष ले लो, किधर से भी हम इसको काटेंगे, तो इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, असममिति। असममिति, समिति का मतलब क्या होता है, समान, और असममिति का मतलब होता है असमान। यानी किसी भी अक्ष से इसको काटा जाए, ठीक है, किसी भी अक्ष से हम इसको काटेंगे तो ये जीव है वो दो बराबर भागों में विभक्त नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तो ऐसे जीवों को हम कौन से वर्ग में रख देंगे, असममिति के अंदर रखेंगे। इसका उदाहरण है अमीबा और स्पंज। ठीक है, आइए समझ में। तो इस वर्ग में ऐसे जीवों को रखा जाता है जिन्हें किसी भी अक्ष से काटने पर दो बराबर भागों में क्या है, विभक्त नहीं किया जा सकता, या जिनके दो बराबर भाग नहीं हो सकते किसी भी स्थिति में, है ना, किसी भी अक्ष से काटने पर, तो उन्हें हम असममिति जीवों की श्रेणी में रख देते हैं, अमीबा और स्पंज इसके क्या है, उदाहरण है। दूसरा है अरीय सममिति। अरीय सममिति, तो इस सममिति के जीव घंटी या तस्त्री के आकार के होते हैं, या उनकी आकृति कैसे होती है, या तो घंटी के जैसी होती है या जो तस्त्री होती है उसके समान होती है। ठीक, इन जीवों में एक और मुख तथा दूसरी ओर गुदा पाई जाती है। यानी एक साइड यदि मान लो ऊपर मुख है तो नीचे गुदा है, नीचे गुदा है तो ऊपर क्या है, ऊपर गुदा है तो नीचे क्या है, मुख है। तो एक हिस्से में मुख पाया जाएगा और एक हिस्से में क्या पाई जाएगी, गुदा पाई जाएगी। इसीलिए इसे मुखीय तल या अपमुखीय तल भी कहते हैं, और इसका उदाहरण है निडेरिया या सिलेंट्रेटा। ठीक है,
इसमें क्या होता है, इसमें केंद्र से किसी भी अक्ष से काटने पर दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। कहां से? केंद्र से। जैसे देखो ये यहां पर, ये इसका एक मान मुख्य है, ये गुदा है और ये इसका केंद्र है ना। जहां से एक ऐसे और इस प्रकार इसको दो बराबर भागों में काटा जा सकता है ना। केंद्र से गुजरने वाली एक रेखा के द्वारा उसे दो बराबर भागों में हम काट सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अरीय सममिति। क्या कहते हैं? अरीय सममिति। ठीक है, तो अरीय सममिति क्या हो गया कि इस सममिति के जो जीव है उनका आकार घंटी तस्तरी के समान होता है और इनमें एक और मुख और एक और क्या होती है? गुदा पाई जाती है। इसीलिए इसे मुख्य तल या अपमुख्य तल भी कहते हैं। और इसका उदाहरण है मिलेरिया और सिलेंड्रेटा। और इसे केंद्र से किसी भी अक्ष से काटने पर दो बराबर भागों में इसको विभक्त किया जा सकता है। और तीसरा है आपके द्विपार्श्व सममित, है ना। हमने बात की थी तीन, कौन कौन से? असममिति, दूसरा क्या था? अरीय सममित और तीसरा है आपके द्विपार्श्व सममित। देखो इस वर्ग में जंतुओं में स्पष्ट अग्र, पश्य व पृष्ठभाग क्या होते हैं? निर्धारित होते हैं, निश्चित होते हैं। अग्रभाग, पश्य भाग और पृष्ठभाग, चारों तरफ के जो भाग हैं वो क्या होते हैं? निर्धारित होते हैं। निर्धारित यानी इनकी निश्चित आप कह सकते हो इनकी निश्चित स्ट्रक्चर होता है, निश्चित संरचना होती है। ठीक है, तो इस वर्ग के जंतुओं में स्पष्ट एक तो अग्रभाग, पश्य भाग और पृष्ठभाग निर्धारित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्हें केवल एक ही अक्ष द्वारा दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। ये एक और शर्त इसकी, यानी किसी भी अक्ष के द्वारा नहीं, केवल एक ही अक्ष के द्वारा इन जीवों को, द्विपार्श्विक जीवों को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। और इस वर्ग के जीवों को बाइलेटोरिया, क्या है? बाइलेटोरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइलेटोरिया। तो इस वर्ग के जंतुओं में स्पष्ट अग्रभाग, पश्य भाग और पृष्ठभाग निर्धारित होते हैं। ठीक, और इन्हें केवल एक ही अक्ष, ये इंपॉर्टेंट है भाई, एक ही अक्ष के द्वारा हमने असममिति में पढ़ा था कि किसी भी अक्ष से काटा जाए तो उसे दो बराबर भागों में हम नहीं बांट सकते हैं। तो वो क्या था? असममिति। ठीक है, सममिति में क्या था? सममिति में केंद्र से काटने पर दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। और द्विपार्श्व सममिति में क्या अंतर है? इसमें सिर्फ एक ही अक्ष से काटने पर दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। और इस वर्ग के जीवों को क्या कहते हैं? बाइलेटोरिया। क्या कहते हैं? बाइलेटोरिया। देखो ये देखो इस प्रकार, इस एक ही अक्ष के द्वारा हम इसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? आपके द्विपार्श्व सममित, यानी पार्श्व भाग से हम काटेंगे। पार्श्व काटे ना, पार्श्व भाग से काटेंगे तभी इसके एक इधर वाला दो भागों में इसको विभक्त किया जा सकता है। तो ये है आपके द्विपार्श्व सममित। अब देखो आगे देखिए, अगर जो बाइलेटोरिया
वर्ग के जंतु हैं, वर्ग के जंतु, उनमें मुख व गुदा की उत्पत्ति, मुख व गुदा की उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? पहला है प्रोटोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया, प्रोटोस्टोमिया। इसमें क्या होता है, अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो बाइलेटोरिया वर्ग के जंतु हैं उनमें मुख और गुदा है ना, उनकी जो उत्पत्ति है वो किस कैसे हो रही है, तो इस आधार पर दो वर्ग बनाए गए, एक तो प्रोटोस्टोमिया और दूसरा है ड्यूटेरोस्टोमिया। ठीक, इससे देखो एक चीज यही फर्क आ जाएगी, यहां कोरक रंध्र से जब मुख का निर्माण होता है, किसका निर्माण? मुख का निर्माण, तो उन जीवों को हम प्रोटोस्टोमिया कहेंगे। ध्यान रखना, कोरक रंध्र के द्वारा यदि जंतु के मुंह का निर्माण हो रहा है, मुख का निर्माण हो रहा है, तो उन जीवों को प्रोटोस्टोमिया कहेंगे। और यदि कोरक रंध्र के ही द्वारा गुदा का निर्माण हो, एनस का निर्माण हो, तो ये उन जीवों को क्या कहेंगे? ड्यूटेरोस्टोमिया। ठीक है, इतना ही है इसके अंदर कोरक रंध्र वाला फैक्टर कि भाई यदि कोरक रंध्र से मुख का निर्माण हो गया तो प्रोटोस्टोमिया वर्ग के अंदर रखेंगे उनको, कोरक रंध्र से यदि गुदा का निर्माण हो गया तो ड्यूटेरोस्टोमिया में रखेंगे। और इसके उदाहरण देख लो, इसके उदाहरण हैं जैसे आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा हो गया, और आपके इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, ड्यूटेरोस्टोमिया में कोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा। ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं। तो बाइलेटोरिया वर्ग के जंतुओं को मुख व गुदा की उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया जब कोरक रंध्र से मुंह का निर्माण होता है, मुंह का निर्माण होता है तो उन्हें प्रोटोस्टोमिया कहेंगे। ड्यूटेरोस्टोमिया जब कोरक रंध्र से किसका निर्माण होता है? गुदा का निर्माण होता है, तो उन्हें ड्यूटेरोस्टोमिया कहेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर इसके आगे हम बढ़ेंगे, तब तक धन्यवाद।